ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। मेरा नाम अभय है। मैं पेशे से एक राइटर हूँ। मैं किस्से कहानियां लिखता हूँ। बहुत दिनों से मैंने कोई कहानी नहीं लिखी। मेरे दिमाग में कोई टॉपिक ही नहीं आ रहा था। जब भी मैं कोई कहानी लिखने बैठता तो 2-3 पैराग्राफ से आगे कहानी बनती ही नहीं। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना जगह बदल कर देखी जाए। क्या पता कोई नई कहानी मेरे दिमाग से कागज पर उतर आए। ये सोचकर मैंने अपने दोस्त केशव को फोन किया। बहुत दिन हो गए यार, हम लोग मिले ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हारे शहर आगरा आ जाऊं। तेरा ही घर है यार, जब चाहे आ जाया कर। अबे हो, अब तू फोन रख, मैं आ रहा तेरे शहर तुमसे मिलने। मैंने अपना जरूरी सामान पैक किया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। टिकट काउंटर से टिकट लेकर मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। थोड़े समय बाद ही हॉर्न देती हुई एक ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी। मैंने अपना सामान उठाया और ट्रेन के अंदर विंडो वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। मैं इधर उधर के दृश्य देखने लगा। ट्रेन सरपट दौड़ी और शाम तक मैं आगरा पहुंच गया। मेरा दोस्त केशव मुझे स्टेशन पर लेने आ गया। मैं उसकी गाड़ी में बैठा और हम लोग उसके घर की तरफ निकल पड़े। उसका घर ताजमहल से कुछ 4-5 गलियां छोड़कर था। बातों ही बातों में केशव ने मुझे बताया कि कल पूर्णिमा है। पूर्णिमा का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात आई। यार, मैंने दिन में तो बहुत बार ताजमहल देखा है, मगर रात में कभी नहीं देखा। जो ताजमहल दिन में इतना सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है, वो रात में कैसा दिखता होगा। जब सफेद चांद की रोशनी सफेद संगमरमर की इस इमारत पर पड़ती होगी, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता होगा। केशव ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जरूर कल रात ताजमहल दिखाने ले जाऊंगा। तब तक हम लोग उसके घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर हम लोगों ने खाना खाया। दिन भर सफर के कारण मैं थक चुका था। बेड पर गिरते ही मुझे नींद आ गई। सुबह होते ही मैं और केशव सारा काम निपटाकर ताजमहल की तरफ चले गए। पर हम लोगों को रात की टिकट नहीं मिली, क्योंकि रात में ताजमहल सिर्फ 400 ही लोग जा सकते हैं, वो भी रात के 11 बजे तक। हम दोनों लोग निराश होकर घर लौट आए। यार, मेरा बहुत मन है रात में ताजमहल देखने का। तू तो यहीं रहता है, कोई तो रास्ता होगा रात को ताजमहल जाने का। एक गुप्त रास्ता मुझे पता है, पर बहुत रिस्क है यार। मैंने केशव को जोर देते हुए कहा, चल ना यार, चलते हैं। चल फिर, हम लोग रात के 11 बजे के बाद जाएंगे। धीरे धीरे रात हो गई। हमने टॉर्च उठाई और हम दोनों लोग चल दिए ताजमहल की तरफ। मैं केशव के पीछे पीछे चल रहा था। केशव और मैं गुप्त रास्ते से चलने लगे, जो कि ताजमहल के पीछे से था। चलते चलते हम लोग ताजमहल के अंदर पहुंच गए। ताजमहल के अंदर बहुत अंधेरा था। दिन में ये ताजमहल अंदर से जितना अच्छा लगता है, रात में उतना ही वीराना और खतरनाक लगता है। मानो जैसे कि रात की ये चुप्पी कितने ही राज अपने अंदर समाये बैठी। फिर मैंने और केशव ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं जल्दी से बाहर पहुंचना चाहता था, क्योंकि मुझे ताजमहल के गुंबद पर पड़ते चांद की रोशनी देखनी थी। उस रात हमारे जूते की टप टप एक डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। चलते चलते हम लोग एक बड़े हॉल में पहुंचे। हम दोनों की टॉर्च कभी बंद हो जाती, कभी फिर से ऑन हो जाती। अचानक से हम दोनों की टॉर्च बंद हो गई और वहां फैल गया एक घोर अंधेरा। अंधेरा बहुत ही घना था और तभी वहां कोई चीज मेरे माथे से टकराई। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। जल्दी से मैंने टॉर्च को अपने हाथ पर जोर से मारा तो टॉर्च ऑन हो गई। मैंने जल्दी से टॉर्च की रोशनी ऊपर की। उस रोशनी में मुझे एक भयानक चमगादड़ फर फर करके भागता दिखाई दिया। फिर वहां एक तेज रोशनी हुई, जिससे हम दोनों की आंखें बंद हो गई। जैसे ही हम दोनों की आंखें खुली, सामने का नजारा देखकर हम लोग दंग रह गए। जिस ताजमहल में अभी तक अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, अब वहां हमारे सामने एक दरबार सजा हुआ था। सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके आगे एक मंत्री बैठे हुए थे। राजा के सामने कतार में 22 लोग खड़े थे। देखने से वो लोग मजदूर और कारीगर लग रहे थे। तभी मैंने केशव से पूछा, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूं? केशव ने डरते हुए कहा, हाँ, चुपचाप खड़ा रह, बस जो होता है होने दे।
अब वे लोग राजा से रहम की भीख मांग रहे थे। राजा ने सैनिकों की तरफ इशारा किया और सैनिक उनके हाथ एक एक कर उन्होंने 21 लोगों के हाथ काट दिए। हाथ कटते ही वो सुंदर ताजमहल दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। चीखें इतनी डरावनी थी कि किसी का कलेजा मुंह से बाहर आ जाए। अब एक ही कारीगर के हाथ बचे थे। वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था। जब सैनिक उसके हाथ काटने आए तो वो उन्हें धक्का देकर बाहर की ओर भागा। सैनिक भी उसके पीछे दौड़े। देखते देखते सब लोग उठकर दौड़ने लगे। तभी मैं और केशव भी उनके पीछे दौड़े। मैंने देखा कि वो आदमी ताजमहल के मेन गेट को चीरते हुए पास की यमुना नदी में उसके कूदते ही वे सब लोग भी गायब हो गए। उनके गायब होते ही हम लोग भी होश में आ गए। तभी मैंने केशव से कहा, यार जल्दी चल यहां से। पर केशव वहां से हिल ही नहीं रहा था, बस चुपचाप नदी की ओर देखे जा रहा था। मैंने उसे पकड़कर जोर से हिलाया। तब उसने मुझे धक्का देकर दूर फेंक दिया और नदी की तरफ दौड़कर उसमें कूद गया। उसके कूदते ही मैं तेजी से दौड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। केशव ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, जैसे कि उसकी आंखों में किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया हो। उसने मुझे भी अपनी तरफ खींच लिया। मैं भी नदी में गिर गया। मेरी आंखों के आगे अब अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को किसी के केबिन में पाया। मैंने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। केशव भी मेरे साइड में लेटा हुआ था। मैंने केशव को जगाया। फिर मुझे किसी की केबिन की तरफ आती हुई जूतों की टक टक सुनाई दी। वो एक वॉचमैन था। उसने वॉचमैन वाली ड्रेस, एक डंडा और सिर पर एक टोपी पहन रखी थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और खड़ूस लग रहा था। उसने आते ही हम लोगों से पूछा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या करने आए थे? क्या तुम लोगों को पता नहीं रात में यहाँ आना वंचित है? फिर भी तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो उस भूत से बच गए। एक बार मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था जब मैंने नई नई ड्यूटी ज्वाइन की थी। मैं भी ताजमहल के शापित हिस्से में चला गया था। मेरे सामने एकदम उस मजदूर का भूत आ गया था और वो मुझे खींचकर नदी की तरफ ले गया और नदी में फेंक दिया और मैं डूब गया। ये सुनते ही मैं दंग रह गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर वो वॉचमैन एक डरावनी और रहस्यमयी हंसी हंसने लगा। देखते ही देखते उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया और आंखें बाहर आ गई। फिर उसने हम दोनों को पैरों से पकड़ा और खींचकर यमुना नदी के पास ले गया और एक जोरदार झटके से नदी में फेंक दिया। अगले दिन सुबह सुबह टीवी चैनलों पर एक ही न्यूज चल रही है। रात में चोरी छुपे ताजमहल देखने गए 2 युवकों की नदी में डूबकर हुई रहस्यमयी मौत।